गया कॉलेज गया के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, भूगोल के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामकृष्ण प्रसाद यादव, ये अर्जक संघ के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चूँकि ये भूगोल से जुड़े हुए हैं तो हम इनसे ये निवेदन करेंगे, चूँकि इन्होंने आजीवन पढ़ाया है भूगोल के बारे में, आकाश पाताल धरती, और आम तौर पर जो धारणा है स्वर्ग और नरक का, तो वास्तविकता क्या है, स्वर्ग नरक बैतरणी जिसके बारे में कंसेप्ट समाज में बना हुआ है, हम चाहेंगे उनके बारे में कि विस्तार से जानकारी देंगे प्रोफेसर रामकृष्ण प्रसाद यादव जी। आदरणीय इस शोक सभा के अध्यक्ष जी, आपने हमें जो इशारा किया उस इशारे के तहत जो बात हमें कहनी है ये बहुत लंबा समय लेता है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बातों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ब्राह्मणवादी तरीके से मृत्यु के बाद जो संस्कार होता था उसके अतिरिक्त इस तरह के शोक सभा का आयोजन की क्यों आवश्यकता है। पुराने जो तौर तरीके थे उसके संबंध में आप लोग सब जानते हैं क्या क्या कैसे होता है, पानी दो कूस में दो, ये करो वो करो, उसके संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। हम इस नए तौर तरीके के संबंध में कहना ये चाहेंगे कि मरने के बाद होना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे मर गया जला दीजिए, गंदगी नहीं फैलेगा और इसके बाद क्या आवश्यकता है। लेकिन अर्जक संघ का कहना है कि जो व्यक्ति इस धरती पर अब नहीं रहा, जिनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो 50, 60, 70, 80 जितना साल जिंदा रहा हो, इस समाज में रह कर के जो कुछ भी उसने किया वो उसका योगदान कहा जाएगा। अंग्रेजी में कंट्रीब्यूशन कहते हैं। घर के परिवार को लालन पालन करना, पढ़ाई लिखाई कराना, और इसके अतिरिक्त अगर उसके पास इंटरेस्ट है, समय है, समाज के लिए उसने किया, देश के लिए किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने समाज के लिए कुछ करना और अपने परिवार की उन्नति के लिए सारा समय और मेहनत और परिश्रम लगाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। हम इस शब्द का उपयोग इसलिए करना चाह रहे हैं कि आज के संदर्भ में, आज की जो राजनीतिक स्थिति है उस संदर्भ में बड़ी धड़ल्ले से देशभक्त और देशद्रोही शब्द का उपयोग किया जा रहा है। एक खास राजनीतिक दल और एक खास सामाजिक संस्था जिसको आरएसएस और भाजपा कहा जा रहा है, उसकी बात के विरुद्ध अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हो गए। बड़ा गजीब की स्थिति है। ये शोक सभा तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए बढ़ता हुआ एक ये कदम है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके लिए उपेंद्र बाबू ने जो साहसिक काम किया, मैं उनको अनेकों बार धन्यवाद देता हूँ। और इनके अतिरिक्त और जो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी बात है महिलाओं का सहयोग मिलना। अगर महिलाओं का सहयोग नहीं मिला होता तो उपेंद्र बाबू कुछ नहीं कर पाते। मैं बहुत से परिवारों में ऐसा देखा हूँ, मर्द चाह रहे हैं लेकिन एक महिला अड़ गई है, ऐसे कैसे होता है, फिर हिम्मत नहीं हुआ मर्द को। तो अगर इनका हौसला बढ़ा, उपेंद्र जी का हौसला बढ़ा, तो आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये राजेंद्र महतो जी के परिवार के जो कुछ भी लगते होंगे, जो आप लोग बैठे हुए हैं, उनका हम समझते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है कि आपने इनके तौर तरीक़ों को स्वीकार कर लिया और तैयार हो गया कि हाँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो आपने साथ दिया,
महिलाओं का ये जो साथ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, मैं देखा हूँ, बहुत भाषण देते हैं, लेकिन जब शोक सभा करने की बात आती है तो वे टूट जाते हैं, झुक जाते हैं, अड़े नहीं रह पाते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है। मेरा कहना है, और पूरी दुनिया में ये बातें चलती हैं, जब व्यक्ति गुजर जाता है तो उसको सम्मान में सभा का आयोजन करके उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करें। पूरी दुनिया में है, हम लोग कोई नया चीज़ नहीं शुरू किए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर मर जाए तो शोक सभा आयोजन करके और उनके संबंध में बातें रखी जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, अपने लिए और औरों के लिए उसने क्या किया, इसकी चर्चा की जाती है। ब्राह्मणवाद में इसकी चर्चा नहीं होती है। ब्राह्मणवाद में औरत मर्द किसी का मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया है शूद्र बोल नहीं सकता है, बोल के भाषण नहीं दे सकता है, वो किसी को पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए पंडित आपको, दूसरा जो पहले वाली पद्धति है उसमें ऐसा विधि अपनाया गया है कि जो कार्य करता है उसको कहीं कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल दान देते चले जाइए। वो कहेंगे कि यहाँ दो और वहाँ दो और वहाँ दो, आप देते जाइए, लेकिन बोलिए मत, क्योंकि बोलिएगा तो मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा तो मुंह फट हो जाइएगा, मुंह फट हो जाइएगा तो फिर उसी ब्राह्मण को आप जवाब देने लगिएगा। बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को तोड़ने के लिए ये शोक सभा तो जरूरी है ही, साथ ही साथ मृत व्यक्ति के प्रति हम सम्मान व्यक्त करें, इज्जत व्यक्त करें। सबसे पहला बात जो होता है मरने के बाद पुरानी पद्धति में क्या होता है, सबसे पहला सांस टूटा, तुरंत हटाओ 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 हटाओ, खटिया पर से हटाओ, नीचे हटाओ। अरे भाई जी, आपका उसका सांस टूटा और तुरंत इतना खराब हो गया, वो तुरंत बदबू देने लगा, ऐसा तो नहीं है। आपके लिए पूरी ज़िंदगी खटा मरा खिलाया पिलाया, और इतना अपमान, तुरंत हटाओ। और उसमें भी पुआर है तो बिछा दो, बस। ऐसा होना चाहिए। अर्जक संघ के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस व्यक्ति का अपमान है, इज्जत नहीं है, बेइज्जती है। मरे हुए व्यक्ति को भी इज्जत से आप उसको इस धरती पर से विदा कीजिए। घंटा 2 घंटा अगर खटिए पर या चौकी पर रह जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। बातें समझ में आ रही है आप लोग, कुछ बात समझ में आ रहा है। कोई ये मेरा पद्धति खराब तो नहीं न है। वो राजेंद्र महतो जी बेचारा कितना मेहनत किए होंगे तब इनको पढ़ाए होंगे, और इनको पढ़ाए तब इनकी नौकरी हुई, और पढ़ाए और नौकरी हुई तो अच्छे घर में शादी हुई, अच्छे घर में शादी हुई तो अच्छी महिलाएं आई। ये ड्रेस ही बताता है कि अच्छे घर की महिलाएं हैं, अब कोई साधारण घर की नहीं है। ये किसका योगदान है? ये राजेंद्र महतो जी का योगदान है। और अगर यहाँ बिजली का पोल खड़ा हुआ और अगर ये रोड गया तो वो तो एक्स्ट्रा कार्य हो गया। राजेंद्र महतो जी एक देशभक्त इंसान थे, जो इस मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए जो करना था उन्होंने किया, लेकिन इस मोहल्ले के लिए भी कुछ करने का प्रयास किया, और उसके सबूत आज भी हैं। संयोग से उन्होंने जो काम किया समाज के लिए, वो उनकी पूरी ज़िंदगी, या कहिए कि उनके ख़ानदान के लोग जब तक के याद रखते रहेंगे तब तक समझ में आता रहेगा कि हमारे दादा परदादा छरदादा लकड़दादा ने ये रोड बनवाया था। ये कोई मामूली बात नहीं है। 2-4 पीढ़ी के बाद अपने ख़ानदान के आदमी को लोग भूल जाता है। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मेरा 6ठा पीढ़ी में जो आदमी था उसका क्या नाम था। उपेंद्र जी भी नहीं जानते हों कि इनके 6ठे पीढ़ी में कौन थे।
क्या आपको पता है आपका छठा पीढ़ी में कौन था? सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये गली भूलने नहीं देगा, विदेशी रोड जो है सो भूलने नहीं देगा, बशर्ते कि ये कहीं डायरी में नोट कर ले। तो मैं सलाह दूंगा आप अपने परिवार के संबंध में कुछ डायरी में नोट करके रख दीजिए, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी कुछ जान सके कि हम लोग गया के थे कि इलाहाबाद के थे। ये तो बस गए लखनऊ में, और इनके बाल बच्चे पक्के लखनऊ हो जाएंगे, ये तो आधे अधूरे हैं, और इसीलिए ये आ गए। इनका कोई यहाँ वारिस नहीं रहेगा। कैसे पता चलेगा? लिख के रखेंगे तब ना। लोग पत्थर गाड़ते हैं, शिलापट लगाते हैं, शिलापट लगाते हैं और पत्थर गाड़ते हैं, तब क्या होता है? कोई इसको देखने वाला नहीं है। कुत्ता क्या करता है उस पर आप लोग जानते होंगे। जो चीज़ गाड़ दिया जाता है उस पर कुत्ता क्या करता है, वही करेगा। वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ अगर बहुत हो और इस मकान में एक बोर्ड लगा दें कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो चलिए एक ठीक है, गेट लगा रहेगा, कुत्ता अंदर ना प्रवेश करेगा। तो सबसे जो मुख्य बात है उस व्यक्ति के संबंध में सम्मान व्यक्त करना, और सम्मान व्यक्त करने के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे ये मंत्री मर गए, वो मंत्री मर गए, वो मुख्यमंत्री मर गए, और मरते हैं तो पूरा पेपर रंगा आ जाता है, उन्होंने क्या क्या किया, ये किया वो किया, खूब गुणगान होता है मरे के बाद। अगर आज हम कहें कि नीतीश और लालू में बहुत दुश्मनी है, तो लालू अगर मर जाएं तो प्रशंसा में नीतीश कुमार पूरा एक पेज भाषण दे करके छपवा देंगे, और अगर इनका डेथ हो जाए तो लालू छपवा देंगे। सब दुश्मनी ख़त्म हो जाती है, कोई बैर भाव फिर नहीं रखा जाता है। ये सम्मान है, और इस सम्मान के तहत उस मृत व्यक्ति के सम्मान में ही ये आज की सभा आयोजित की गई है। मृत व्यक्ति को जैसे शरीर नष्ट करना हो कर दीजिए, 4 तरीके हैं, जला दीजिए, पानी में डुबो दीजिए, मछली नोच नोच के खा जाए, गाड़ दीजिए, अंदर कीड़े मकोड़े लग जाएं और नष्ट कर जाए, और नहीं तो जहां आबादी नहीं है दूर दराज के इलाके में ले जाकर के टाँड़ पर फेंक दीजिए, चील कौवे नोच नोच करके खा जाएंगे। पूरी दुनिया में यही 4 तरीका है मरने के बाद उसको क्या किया जाए। इसके अतिरिक्त तो अब 5वां कोई तरीका नहीं है। अगर अब 5वां कोई तरीका अगर है तो एक है, बशर्ते कि राजेंद्र प्रसाद जी जिंदा होते और वसीयत लिख देते अपने पुत्र उपेंद्र कुमार के बारे में कि ये बेटा मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज में दान दे देना। वैसा तो हुआ नहीं, तो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं लेता, हर हालत में उनको जलाना था। लखनऊ से आए और जला दिए। यहाँ उनका डेथ हुआ होगा, इनको सूचना मिली होगी, और सूचना मिली होगी तो वहाँ से आने में 2, 4, 6 घंटा 8 घंटा लग गया होगा, और लग गया होगा उतना घंटा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो मृत शरीर था वो खटिया या चौकी पर होगा, उसको नीचे कर दिया गया होगा, था ना, नीचे कर दिया गया। क्या हाल तली है भाई जी। कल तक उसको अब पापा कह रहे थे, बाबूजी कह रहे थे, तोशक दे रहे थे, तकिया दे रहे थे, 6 घंटा 8 घंटा और रहने देते। लेकिन जो सोच है पुराना, उस सोच पुराने के तहत यहाँ जो भी आदमी होगा उसको तुरंत उठा करके नीचे रख दिया होगा। ये आए, जो उसके बाद करना था उन्होंने किया। लेकिन हमको अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि कहाँ स्वर्ग और नरक है, क्योंकि पुरानी जो पद्धति है उसमें ब्राह्मणवादी पद्धति में जो भोज किया जाता है या ये किया, जितने भी तरह की बातें हैं उसके संबंध में क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति के शरीर में जब वो जिंदा था तो एक आत्मा था, मर गया तो आत्मा निकाल गया, निकाल गया तो कहाँ गया? एक तरह की बात नहीं है, अनेकों तरह की बात है उसमें। एक बात यह है कि निकला सो चल गया स्वर्ग, गया कि नहीं गया कोई आता पता नहीं है, निकला तो चला गया स्वर्ग। दूसरा बात है कि नहीं स्वर्ग नहीं गया, अच्छा काम नहीं किया था, चला गया नरक।
तीसरा बात, ना ना ना, स्वर्ग भी नहीं गया, नरक भी नहीं गया, वो भटक रहा है। उनका काम ऐसा नहीं था कि वो स्वर्ग जाने लायक थे, भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? तो पीपल के पेड़ पर, उबर के पेड़ पर। यही बात न है प्रचलित? ये भी कोई नहीं जानता है, किसी ने साबित नहीं किया। अगर नहीं भटक रहा है इधर उधर, तब क्या हुआ? ना ना ना, वो स्वर्ग भी नहीं गया, नरक भी नहीं गया, भटक भी नहीं गया, भटक भी नहीं रहा है। वो सूअर में जन्म ले लिया, लिया कि नहीं ये भी पता नहीं। बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन मैं भूगोल 40 साल पढ़ाया, पूरा ब्रह्मांड के बारे में चर्चा होती है भूगोल में। कहीं किसी ने कोई स्वर्ग का अता पता नहीं बताया। लेकिन वे पंडे पुरोहित जो विशेष करके क ख ग घ से ज़्यादा ना पढ़े, वो कहते हैं हमसे बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई है ही नहीं है। और लोग भी मान लेते हैं, आप लोग भी मान लेते हैं कि पंडित जी है ना, वो ब्रह्मा के मुंह से न जन्म लिया है, वो जो कहेगा सो सही न कहेगा। लेकिन अर्जक संघ कहता है ऐसी बातें सरासर धूर्तपना है। हमसे ज़्यादा उसका दिमाग कहाँ से हो जाएगा? इसी धरती का प्राणी मैं भी हूँ, इसी धरती का प्राणी वो भी है। अर्जक संघ इसको नहीं मानता है। ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है। स्वर्ग में कौन जाता है? और जो जाता है सो अमर हो जाता है। मैं कहता हूँ राजेंद्र महतो जी अमर हो गए, उनके लिए स्वर्ग यही है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। कैसे अमर हो गए? तो ये गली के नाम से अमर हो गए, ये गली के नाम से अमर हो गए। उनका शरीर रहे या ना रहे, नाम रहेगा, लंबे अरसों तक नाम रहेगा। यही आदमी को करना चाहिए, यही आदमी को सोचना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या थी 10, 20, 50 लोगों को जुड़ाने का? जो आप लोग हैं यहाँ, या और ज़्यादा भीड़ होती तो उन सबों को ये प्रेरणा मिलता। पुरानी पद्धति में कोई इसकी चर्चा करता है कि राजेंद्र मेहता जी ने क्या किया? अगर पुरानी पद्धति से होता काम क्रिया तो ये कोई चर्चा होता? नहीं होता। लेकिन इसकी चर्चा हो रही है। अब यहाँ जितने सारे लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी बात ये आएगा कि राजेंद्र महतो जी के जैसा हमको भी अच्छा काम करना चाहिए। जब हम मर जाएंगे तो हमारी भी इसी तरह लोग प्रशंसा करेंगे, चर्चा करेंगे, हौसला बढ़ेगा ना। अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा लोगों को। ये अर्जक संघ के माध्यम से ये जो शोक सभा आयोजित किया गया है, और इस शोक सभा में अर्जक संघ के लोग जो आए हैं और जो बात कहेंगे, उसका उद्देश्य ये है कि नए नौजवानों को दिमाग में ये बात भरा जाए कि हमें भी अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए। जब हम अच्छा काम करेंगे तो मेरे मरने के बाद भी इसी तरह से मेरी चर्चा होगी, और नहीं तो सारा ज़िंदगी इसी तरह से गलत कामों में बिता देंगे तो लोग थू थू करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ज़रा सा आप लोग जैसा आवाज़ कम निकालिए। इस शोक सभा का और मकसद क्या है? जिस परिवार में आदमी मरता है, चाहे 5 बरस का बच्चा मरे या 95 बरस का बूढ़ा मरे, मरने पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई हंसता है? रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो दुखी है। बच्चे अगर मर जाए, जवान आदमी नौकरी कर रहा हो, भरण पोषण करता हो परिवार का, तो ज़्यादा दुख होता है। बूढ़ा मर गया तो दुख कम होगा। लेकिन हर आदमी इतना चाहता है कि अगर ये मृत व्यक्ति कुछ दिन और रहते तो कम से कम घर का रखवाली करते थे, घर में तो थे,
अच्छा लगता था बूढ़ बुजुर्ग जब रहते हैं तो मरने के बाद उस परिवार के लोग दुखी होते हैं। दुखी व्यक्तियों को संतोष दिलाना, ढाढ़स दिलाना शोक सभा का काम है। हम आपको संतोष दिलाने के लिए आए हैं, ढाढ़स दिलाने के लिए आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि राजेंद्र महतो जी गुजर गए, लेकिन उनके बेटे और बहू, पोते, पोतियाँ दुखी आप लोग हैं। लेकिन इस दुखी से आप निकलिए, क्योंकि जीवन और मरण सत्य है। एक ये बात अलग है कि वे 28 तारीख को गुजर गए, कैसे और किन परिस्थितियों में गुजरे उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। हो सकता है कि उनका देखभाल ठीक ठाक से होता तो 2, 4, 10 दिन, 2, 4 महीने और बच सकते थे। इतना ही ना, मरना तो निश्चित था, हर आदमी को मरना है, मरने से रुकता नहीं है कोई। लेकिन उस आदमी के मरने से उस परिवार में दुखी जो लोग होते हैं उनको संतोष दिलाना, ढाढ़स दिलाना, ये कहना कि उपेंद्र बाबू आपके पिताजी गुजर गए, गुजरने का समय आ गया था, आप दुखी हैं, उस दुख से उभरिए, इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम ये संतोष दिलाने के लिए आए हैं। यही संतोष जितने लोग यहाँ बोलेंगे, ये संतोष और ढाढ़स दिलाने के लिए आए हैं कि एक दिन सबों को जाना है, सभी चला जाएगा। यही सत्य है इस धरती का। और भूगोल होने के नाते, भौगोलिक साक्ष्य देते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आदमी तो 80, 85, 60 साल तक का ही इसका आयु है। इतने ही दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि मगध के इलाके में चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रहेगा राम, रहेगी धरती, और बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन 2 चीज़ रहेगा, रहेगा राम और रहेगी धरती। लेकिन अर्जक संघ ने बहुत सोच समझ करके रिसर्च निकाला, अनुसंधान किया वैज्ञानिक आधार पर और तार्किक आधार पर। तो इसने क्या निष्कर्ष निकाला? इसने निष्कर्ष निकाला कि आप जो कहते हैं कि इस धरती को कोई चलाने वाला ईश्वर है, वो नहीं है। अर्जक संघ के मुताबिक ईश्वर भी नहीं है। हमारी ये बात हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ना घुसे, हमारा बात आप लोगों के दिमाग में शायद ये ना घुसे, और ये सुनने के बाद आप लोग हो सकता है मने मन कह रहे होंगे कि कहाँ का पागल आ गया है। आज तक हम ऐसा कोई आदमी ये नहीं सुने जो कहा होगा कि ईश्वर नहीं है, और ये अकेला आदमी यहाँ आकर के कह रहा है ईश्वर नहीं है। तो मैं इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, हमें जो कहना था, जो मैं समझता हूँ मैंने कहा, आपको जो मानना होगा मानिएगा। क्योंकि मैं बहुत जगहों पर ये देखा हूँ, अपने भाषण के बाद लोगों से मैं पूछा हूँ तो उनका कहना था, अरे आप कह दिए, आपको क्या पता है। करोड़ों लोग मान रहा है भगवान को, और आपके कहने से है भगवान नहीं है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, अब आइए धरती पर। तो धरती भी नहीं रहेगी, विज्ञान यही कहता है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100, 125 बरस जी सकता है। वैज्ञानिकों ने जो कैलकुलेशन किया है, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्र के वैज्ञानिक, मैथमेटिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो अपना अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। और कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा फिजिक्स का वैज्ञानिक का डेथ हो गया। वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था, स्टीफन हॉकिंस है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी ने आप में से कोई स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना था? सुना था बाबू? स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा ये नहीं सुनेंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। उसने 2 बात कहा, उसको मैं दोहरा देना चाहता हूँ। मानना होगा मानिएगा, ना मानना होगा मत मानिएगा। उन्हें कहा
कि ये धरती चाहे जैसे बनी, लेकिन किसी भगवान ने नहीं बनाया। हम लोग ये जानकारी नहीं अभी तक प्राप्त कर सके हैं कि ये धरती बनी कैसे। हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि धरती कैसे बनी, लेकिन जो लोग कहते हैं कि इस धरती को भगवान ने बनाया, वो गलत है। एक बात ये कहा। दूसरा, जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, ग्रह है, नक्षत्र है, छोटे हो बड़े हों ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उन सबों का भी एक निश्चित आयु है। वे भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसका कालचक्र कितना है? 80 अरब बरस। 80 अरब बरस में पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। उस 80 अरब वर्ष में 20 अरब वर्ष बीत गया, बाकी बचा 60 अरब वर्ष। 60 अरब वर्ष बीतते बीतते ये धरती भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और इसको अर्जक संघ हूबहू पूर्णतः मानता है। इसलिए मैं आपको ढाढ़स ये कह करके दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये धरती ही समाप्त हो जाएगी एक दिन, तो राजेंद्र मेहता जी अगर समाप्त हो गए तो कौन बड़ा भारी बात हुआ? कोई बड़ी भारी बात नहीं। जब ये धरती ही समाप्त हो जाएगी एक दिन, तो और सारी समाप्त होते रहेंगी। तो मैं आपको ये ढाढ़स दिलाता हूँ कि राजेंद्र महतो जी के मृत्यु से आप सभी जो उनके परिवार हैं, घर के लोग हैं, वे दुखी हैं। उस दुख को जितना जल्दी हो त्यागने का आपने प्रयास किया, ये तो सराहनीय है। इसकी चर्चा मैंने शुरू कर दी, क्योंकि ब्राह्मणवादी विधि में 12-13वां दिन तक ये चलते रहता है और दिमाग में घूमते रहता है। हमारे पिताजी मर गए, वे दुखी हैं, क्या करें, कैसे व्यवस्था करें। लेकिन आप लोगों ने ये जो 3 दिनों में ये सब समाप्त कर देने का निर्णय लिया, ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, बड़ाई करने लायक है। हमको जब उपेंद्र जी ने इस बात की सूचना दी, जानकारी दी कि 3 दिनों में ही समाप्त कर देना है लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और उस बात को मैं आपके समक्ष ये कह भी रहा हूँ कि ये 3 दिनों में ये कार्यक्रम को जो समाप्त कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर इसी तरह से लोग करने लगें और दुख से निपट जाएं, निवर जाएं और कम पैसे में सब कुछ समाप्त कर लें, तो परिवार को आगे बढ़ने और प्रगति में मदद मिलेगी। तो कहने हम शुरू में ही बताए कि हमारे इसके संबंध में कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि मैं घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक कहता रह सकता हूँ। दिमाग में जो कुछ भी दुख की बातें हैं उनको निकाल दीजिए और आगे ज़िंदगी जीते रहे, ज़िंदगी चलता रहे आगे। इसके लिए कल से, परसों से धीरे धीरे अपने माइंड सेट करके और आगे बढ़ते रहिए, परिवार को आगे बढ़ाइए। और इसी तरह से राजेंद्र मेहता जी के तरह ही मैं उम्मीद करूँगा कि उपेंद्र कुमार जी जहाँ कहीं रहें अपना भी एक छाप छोड़ें, ताकि इनको भी लगे कि मैंने अपने पिता के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। और अगर यही करते हैं, अपने पुश्तैनी जगह पर ही कुछ करते हैं, तो यह और अच्छी बात होगी। ये तो इनका अपना मामला है, लेकिन मैं इस बात के दोहराते हुए कि उपेंद्र कुमार जी और इनके परिवार और हित कुटुंब के सभी लोगों ने ये जो कदम उठाया, ये जो निर्णय लिया, ये जो शोक सभा करके और क्रियाक्रम को समाप्त करने का जो आपने निर्णय लिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये ऐसा कदम उठाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।